आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है और लास्ट टाइम हमने फेजेस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिस्कस किए थे और उन फेजेस में हमने पहला फेज जो था वो सिचुएशन एनालिसिस था और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था या स्टेज थी वो थी सिचुएशन एनालिसिस के अंदर वो था डेटा गैदरिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इट एंड कंक्लूडिंग द डेटा। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम मजीद डिस्कस करेंगे और आज हम इसी से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर की कितनी टाइप्स होती हैं या प्रोडक्ट मैनेजर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कह लेते हैं कि फॉलोअर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजर्स, और दूसरे को हम कह लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजर्स। इनको हम डिटेल से भी देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये नहीं हम कह सकते यहाँ पे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और जब हम केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों के अंदर मौजूद हैं डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियां, और दोनों बड़ी कंपनियां, दो तीन बड़ी कंपनियों के मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा और आप समझने में आसानी हो जाएगी कि फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है और एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, और उसके अंदर डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा गैदरिंग यूजिंग द प्रॉक्सी, फीचर टेस्टिंग, कस्टमर टेस्टिंग, प्रोटोटाइप, इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे डी रिस्किंग, कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या जो हम फीचर लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट का, उसके ऊपर जो है उसको डी रिस्क कैसे किया जाता है। ये डी रिस्किंग आमतौर पर आपको डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं मिलेगा। डी रिस्किंग जो है प्योरली मार्केटिंग की टर्म है और इसको हम देखेंगे कि डी रिस्क कैसे किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। आमतौर पर जब हम एक नया फीचर मार्केट में लेके जा रहे होते हैं तो नए फीचर का टेकअप रेट निकालना बहुत मुश्किल होता है कि कस्टमर उसको टेकअप कैसे करेगा, कितनी जल्दी डिसोल्यूशन होगी, कितनी जल्दी कस्टमर उसको बाय करेगा, कितनी जल्दी कस्टमर जो है, जैसे हमारे केस में फार्मास्यूटिकल के केस में कस्टमर कितनी जल्दी उसको अपने कस्टमर जो कि हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, पेशेंट्स, उन पे यूज करना कब शुरू करेगा। सो टेकअप रेट निकालना नए फीचर का जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम अपना नया फीचर जो है वो मार्केट में लेके नहीं जाना चाहते, जैसे अगर हम टिपिकल केस देखते हैं एप्पल का, तो एप्पल ने इन केस ऑफ आईफोन कोई मार्केट टेस्टिंग नहीं की थी। उन्होंने अपना फीचर जो था, जो टच स्क्रीन का फीचर था और इजी टू यूज का फीचर था, उन्होंने वो फीचर, नया फीचर जो था वो लॉन्च किया मार्केट में और उन्होंने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, हाइप क्रिएट की स्टीव जॉब्स ने, और जब वो मार्केट के अंदर आया सॉरी, तो उसने तहलका मचा दिया। लेकिन उन्होंने भी डी रिस्किंग की थी। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास नया फीचर अगर हो और वो नया फीचर यूनिक भी हो और उस फीचर के ऊपर आपको डाटा कलेक्ट करना भी पड़े और डाटा मौजूद ना हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप करेंगे? या तो आपके पास चांस ये है कि आप डी रिस्क नहीं करेंगे और आप अपने हाइपोथेसिस को, अपनी assumptions को, अपने बायसेस को लेके मार्केट में आगे चले जाएंगे और फिर इन दी एंड एक फेलिंग प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देंगे। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत में यह है कि आप प्रॉक्सी यूज करेंगे। नाउ हाउ टू यूज प्रॉक्सीज? प्रॉक्सीज की टर्म जो है ये बड़ी कॉमन है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर कि हम प्रॉक्सीज यूज करते हैं। और प्रॉक्सी यूज करने का तरीका क्या है कि हम अपने हाइपोथेसिस को और अपनी assumptions को कहाँ पे टेस्ट करते हैं? हम उनको टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड एग्जिस्टिंग इन द मार्केट with the same kind of features that we are about to launch in the market. Now the question arises here is कि अगर हमारा फीचर भी वैसा ही है तो फिर हमें कस्टमर टेस्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की इतनी क्या जरूरत है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बहुत आसान है, वो दो लफ्जों में है कि हम उस मार्केटिंग हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और हम उस फीचर को वाकई में कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, क्योंकि वो फीचर एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनके फीचर्स हैं। वो फीचर डेफिनेटली डिफरेंट है और हम उस फीचर को उससे मिलते जुलते फीचर्स के साथ जो है कंपेयर करने के बाद उन फीचर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये फीचर डिजाइन किया।
यानी गोइंग बैक, एक रिवर्स गियर लगाते हैं। हमने मार्केट को पहले देखा और जो फीचर हमारे दिमाग में था हमने उस फीचर के पर्सपेक्टिव में मार्केट को देखना शुरू किया, और वो जो फीचर जो कि मार्केट के अंदर मौजूद थे, जो प्रोडक्ट्स फीचर वो ऑफर कर रही थी, उन फीचर्स के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वो फीचर डिजाइन किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने डाटा लेना है। और डाटा कहाँ से लेना है? डाटा हमने एग्जिस्टिंग मार्केट से लेना है, मिलते जुलते ब्रांड्स का लेना है, मिलती जुलती प्रोडक्ट्स का लेना है। अब जी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि फॉलोअर टाइप ऑफ मार्केटिंग जो है, ये एप्पल ने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च की बड़ी सक्सेसफुल मार्केट के अंदर, एक आईपॉड और एक आईफोन। आईपॉड लॉन्च हुआ था मेरा ख्याल है 2001 में, और ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 4 साल के बाद MP3 के। MP3 उस वक्त मार्केट में आ चुका हुआ था, MP3 मार्केट पकड़ चुका हुआ था। एप्पल 4 साल तक MP3 को वॉच करता रहा, और एप्पल ने आइडेंटिफाई किया एक फीचर MP3 के अंदर कि MP3 के अंदर भी वो डिजाइन का डिफरेंस था। जब 2001 में आईपॉड लॉन्च किया गया तो आईपॉड और MP3 के बीच में कोई रेवोल्यूशनरी फर्क नहीं था, टेक्नोलॉजी के अंदर डिजाइन का फर्क था और ईज ऑफ यूसेज का फर्क था। और उनका जो नारा था, वो उनका जो स्लोगन था वो क्या था, होल्ड 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। वो आईपॉड 4 साल के बाद आया। 4 साल के बाद जब आईपॉड आया, 2 साल के बाद iTunes आया। जब iTunes आया, उसने आईपॉड के साथ उसको कनेक्ट किया, फिर आपको पता है कि मार्केट में क्या हुआ। फिर आज भी हम एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से मार्केट इंडस्ट्री के अंदर एक मैसिव रेवोल्यूशन, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक मैसिव रेवोल्यूशन आया, और वो रेवोल्यूशन जो है उसका सारा क्रेडिट जो है वो उस फॉलोअर मार्केटिंग को आया गया, जो कि स्टीव जॉब और उसकी टीम ने उस वक्त किया जब वो आईपॉड लॉन्च कर रहे थे। सेम वाज द केस विद केस ऑफ आईफोन। आईफोन कब आया? आईफोन भी स्मार्टफोन लॉन्च होने के 5 साल के बाद आया। उससे पहले एप्पल 3-4 प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में पिटवा चुका हुआ था। पिक्सल इमेज कंप्यूटर उनका पिट चुका हुआ था, एप्पल 3 कंप्यूटर उनका पिट चुका हुआ था, एक और कंप्यूटर मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, वो भी पिट चुका हुआ था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग करने की कोशिश कर चुके हुए थे। तो अभी वो थोड़ा बैकफुट पे जाके उन्होंने फॉलोअर टाइप ऑफ मार्केटिंग करने की कोशिश की, और उन्होंने स्मार्टफोन्स को भी 5 साल तक मार्केट में देखा। स्मार्टफोन में उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक फीचर को उन्होंने डिजाइन किया, उस फीचर को डिजाइन करने के बाद अब उनके पास, उन्होंने उस फीचर को लेके मार्केट में जाना था, लेकिन कस्टमर टेस्टिंग नहीं करनी थी, फीचर को भी कॉन्फिडेंशियल रखना था, लेकिन डाटा भी कलेक्ट करना था ताकि अपनी प्रोडक्ट को डी रिस्क कैसे करें। अगर वो डी रिस्क नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो डिसिस्ट भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो सकती है। तो डी रिस्क करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उनको डाटा चाहिए था, उनको प्रॉक्सी चाहिए थी। तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली? वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आईपॉड से ली, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्मार्टफोन से ली, और फिर आईपॉड और स्मार्टफोन के फीचर्स को उन्होंने इकट्ठा किया और उसके अंदर अपना नया फीचर डाला। बट दी डाटा वाज सो ह्यूज कि अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, और वो एप्पल का ही था। अच्छा, एप्पल की इंफॉर्मेशन है, डाटा इतना ज्यादा था आईपॉड का भी और स्मार्टफोन का भी कि उनकी डी-रिस्किंग बड़ी सक्सेसफुल डी-रिस्किंग उन्होंने की, और उनको पता चल गया कि जो फीचर हम लेके मार्केट में आ रहे हैं वो फीचर जो है वो मार्केट को हिला के रख देगा, मार्केट को ऊपर नीचे कर देगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। चले इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, जब आपने मार्केट में जाना है और अपनी प्रोडक्ट को डी-रिस्क करना है तो आप क्या करते हैं? आपको डी-रिस्क करने के लिए ये स्केल जो है इसको फॉलो करना है। आपके बाय एक्सिस के ऊपर आपके पास स्मॉल कस्टमर्स with needs, problems and opportunities, and then y axis की पीक के ऊपर आपके पास जो है large customer needs, problems and opportunities, x axis आपका जो है वो आपको नजर आ रहा है। ये hypothesis है, ये assumption है। I believe, I hope, but there is no data. Suppose you start here. आपने यहाँ से शुरू किया और आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, आप इन दी एंड आपने डिसाइड कर लिया कि बिल्ड एंड एक्सेलरेट, और आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, और आपने कहा सीज एंड डिसिस्ट। तो दिस इज हाउ यू डी रिस्क। अब इस स्केल को समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए आपको क्या, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? जितना आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे, उतना आपकी प्रोडक्ट जो है वो डी रिस्क होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और आपको बिल्ड एंड एक्सेलरेट करने के चांसेस होंगे।
और अगर आपके पास सिर्फ ख्यालात हैं, हाइपोथेसिस हैं, अजम्पशंस हैं और डाटा नहीं है, तो फिर आपको कोई डिसीजंस नहीं करने पड़ेंगे, फिर तो आप बस लॉन्च कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे बस। लेकिन अगर आपके पास डाटा है तो फिर आप जितना ज्यादा आपके पास, याद रखें, जितना ज्यादा डाटा होगा, हायर द डाटा इज द मोर डिसीजंस यू हैव टू मेक। और जितने आपके पास डिसीजंस करने होंगे उतने आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास जितना डाटा कम है, डाटा नहीं है, तो फिर आपके पास डिसीजंस भी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डाटा और इंफॉर्मेशन, और डाटा नहीं है तो डिसीजंस भी नहीं है, डिसीजन नहीं है तो प्रोडक्ट मैनेजर्स भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो इस चीज को आप देख लें। अभी दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मार्केट को जब कैप्चर किया उन्होंने तो क्या किया, इस तरफ हार्ड टू यूज, इस तरफ इजी टू यूज, देख लें आप, इस तरफ सेल फोन्स विद नो स्मार्ट, नॉट सो स्मार्ट, एंड दीज आर स्मार्टफोन्स। तो आपके पास मोटो क्यू था, E62 था, ट्रियो था, ठीक है, ये सारे सेल फोन, बट they were what? They were not easy to use. They were not easy to use. डाटा कहाँ से इकट्ठा किया? डाटा वही आईपॉड से इकट्ठा किया, डाटा वही आईफोन से इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करने के बाद अपना फीचर डाला, आईफोन लॉन्च किया, जो कि so easy to use and it brought a revolution in touch screen phones market. उस फोन का कॉन्सेप्ट जो है, स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट, एप्पल ने आईफोन लॉन्च करके उसने एब्सोल्युटली चेंज कर दिया। सो प्रॉक्सी डाटा जो है वो यूज करना जो है, ये एक ऐसा फन है जो कि सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स को आना चाहिए, और प्रोडक्ट मैनेजर का काम है कि वो प्रॉक्सी डाटा यूज करें जब वो एक नया फीचर मार्केट में लेके जा रहे होते हैं और उसको कॉन्फिडेंशियल रख रहे होते हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं और डी रिस्किंग कर रहे होते हैं। डी रिस्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग अ न्यू लॉन्च और अ न्यू फीचर। और डी रिस्किंग करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, और फिर आप अपना जो हाइपोथेसिस है, अपनी जो assumption है, क्योंकि आपने पहले मार्केट को देखा है, मार्केट के उन ब्रांड्स को देखा है जिनके अगेंस्ट आप जा रहे हैं और उनकी कमजोरी को आइडेंटिफाई किया, यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स and then you created a feature, and then you gathered all the information and tested that information against that. So large information and small bets on your assumptions, that is the success, that is the key to de-risking. Large information, smaller bets on your hypothesis, and then you can de-risk your product or feature easily. If your information and your data is small, that means your hypothesis is large, and large hypothesis is the key to failure. ठीक है जनाब, तो आज इसको कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर, या प्रोडक्ट मैनेजर दो तरह के होते हैं। एक को हम फॉलोअर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, दूसरे को हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल को हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। फॉलोअर्स की एग्जांपल हमने आईफोन की देखी है। फॉलोअर्स में आप प्रॉक्सी डेटा यूज करते हैं, आप न्यू फीचर लेके मार्केट में जा रहे होते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर सकें। कस्टमर टेस्टिंग आप करना नहीं चाहते, इसलिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट से मिलती जुलती दूसरी प्रोडक्ट के सक्सेस को भी देख रहे होते हैं और उसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को देखते हुए आप फीचर डिजाइन कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं? उन्हीं प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती हैं, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, डाटा पे डाटा डालते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने डी-रिस्क करना है या डिसिस्ट करना है, एक्सेलरेट करना है या सीज करना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। Until our next meeting, goodbye and good night.